आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। पिटारा में आज विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। मंदाकिनी जी, सन 2026 कुछ ऐसे शुरू हुआ है विविध भारती में कि उसकी बात ही कुछ और है। हर महीने एक आयोजन होता है जिसका नाम है सृजन भारती, और ये जो सृजनात्मकता की ये लहर चली है, इसमें रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में एक आयोजन हुआ था जहां 2 नाट्य प्रस्तुतियां हम आमंत्रित श्रोताओं के सामने लेकर आए थे। बिल्कुल। और इसमें से पहली प्रस्तुति कौन सी थी? सास बहू और हेलो फरमाइश। जी हाँ, टाइटल से, शीर्षक से ही आपके समझ में आ गया होगा कि कितना मजेदार ये रहा होगा। बिल्कुल। शीर्षक था सास बहू और हेलो फरमाइश। लेखक यूनुस खान, प्रतिभागी कलाकार ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी, अनुश्री पाठक, यूनुस खान और जयंत पात्रीकर। आइए सुनते। हेलो हेलो फरमाइश। आई सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। मैं हूँ सामने, मेरे सामने। समझ में नहीं आता इन लोगों का कॉल कैसे लग जाता है। मैं तो 2 साल से कोशिश कर रही हूँ पर मुआ ये फोन लगता ही नहीं। जाने विविध भारती वालों ने क्या सेटिंग कर रखी है। देखना, एक दिन मेरा फोन जरूर लगेगा। जरूर। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी। अरे बहू, मेरी डायरी कहाँ रख दी तूने? कितनी बार कहा है मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। बहू, डायरी ला कर दे मेरी। माँ जी, मैंने नहीं ली ना आपकी डायरी, हाथ भी नहीं लगाया मैंने। वैसे आपको बता दूं सासू माँ, जिस काम के लिए आप डायरी खोज रही है ना, वो होगा नहीं। हाँ। अरे काली जबान, जब देखो उल्टा ही बोलती है। अच्छा बता कौन सा काम है? अरे वही हेलो फरमाइश में फोन लगाने का काम है। अब हम तो क्या, पूरा मोहल्ला जानता है कि सुनीता देवी किसके पीछे पड़ी है। आग लगे तेरी जबान को। इस उम्र में मैं किसके पीछे पड़ूंगी? किसी ऐसे वैसे के पीछे नहीं पड़ी हूँ। ये हेलो फरमाइश है, विविध भारती का हेलो फरमाइश। बड़ी मुश्किल से फोन लगता है इसमें। अरे मुश्किल से फोन लगता है मत बोलिए सासू माँ, ये बोलिए कि फोन लगता ही नहीं है। 3 साल से तो मैं आपको कोशिश करते हुए देख रही हूँ, आज तक तो लगा नहीं और नहीं लगेगा, देख लेना। हाँ, बकवास बंद कर और मेरा नाश्ता ला। कितनी बार कहा है, भारत की गूंज से पहले नाश्ता, विविध भारती की गीत माला से पहले लंच और हवा महल से पहले मेरा डिनर दे दिया कर। पर हमेशा देर कर देती है तू। हाँ सासू माँ, मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है आपके पुकारने से पहले। दफा हो जा, नौटंकी जल जाती है। दफा हो जा और जल्दी से नाश्ता ले आ। मैं जरा हेलो फरमाइश में कॉल लगा के देखती हूँ। 0222546 आप जिस नंबर से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, वो अभी व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। The number you have dialed is busy. Please call after some time. कहा था ना हमने सासू माँ, ये फोन
लगेगा नहीं। वैसे अगर फोन लग भी गया तो आप कौन से गाने की फरमाइश करेंगी ये तो बताओ। अच्छा रुको सुनो, आइडिया सासू माँ, एक आइडिया। एक काम करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। मैं बनती हूँ अनाउंसर और आप बनना कॉलर। खामोश, तुम कैसे बनोगी अनाउंसर? क्यों? और मैं कैसे बनूंगी कॉलर? क्यों 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 क्यों? क्यों? बड़ा कौन? आप। सास कौन? आप। तो सुनीता कौन? आप। तो अनाउंसर बनेगा कौन? ना 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 ना, एक मिनट। हाँ एक मिनट, फिर से कर दें। अच्छा बताइए, सुनीता देवी कौन? मैं। और विविध भारती की फैन कौन? मैं। इतने दिनों से कॉल कौन लगा रहा है? मैं। तो कॉलर बनेगा कौन? मैं करम जली नास पीटी, ऐसा नहीं होगा। देख, तू बहू है, बहू की तरह रह, समझी? अरे बहू, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? पिताजी देखिए ना, अम्मा फिर पगला गई है। वो कहती है उन्हें विविध भारती पर हेलो फरमाइश करना है। न्यूज चैनल की तरह बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत किया कर। अम्मा को विविध भारती पर हेलो फरमाइश नहीं करना है, हेलो फरमाइश में फोन करना है, समझी? तुम लोगों से तो बस बहस करवा लो। पिताजी वही तो, बहस क्यों करना? चलिए ना पिताजी, प्रैक्टिस करते हैं ना। अरे वकालत की प्रैक्टिस तो हम कब की छोड़ चुके बहू। अरे पिताजी, वकालत की प्रैक्टिस थोड़ी ही करनी है, हेलो फरमाइश की प्रैक्टिस करनी है। प्लीज मान जाइए ना पिताजी, मान जाइए ना। तो चलिए, आप दोनों बनिए कॉलर और हम बनते हैं अनाउंसर। ठीक है, हम बनेंगे टिम्मी मिश्रा। अच्छा शुरू करते हैं। फोन की घंटी बजी नहीं है अभी तक। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो हेलो, हाँ हेलो फरमाइश, नमस्ते, हम हैं टिम्मी मिश्रा। हम ना आज विविध भारती पर हेलो फरमाइश कर रहे हैं। बताइए आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं? आपको कौन सा गाना सुनना है? आपके शहर का मौसम कैसा है? आपके घर में कौन कौन है? आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद है? आपने अपने शहर में किन दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं? चुप, एकदम चुप, खामोश। एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा। पिताजी वो हेलो फरमाइश। ना पति को बोलने देती है ना ससुर को। ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हम बनेंगे अनाउंसर। इस घर में हमसे ज्यादा विविध भारती कौन सुनता है भला? तुम बीच में कहां से टपकी? अरे जिंदगी भर तुमने बस फरमाइश की है और हमने पूरी की है, तो आज भी फरमाइश पूरे करने का काम हम करेंगे। ट्रेन 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 ट्रेन। स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट। मौसम कैसा है ये नहीं बता सकता क्योंकि कमेंट्री बॉक्स से बाहर का मौसम नहीं दिख रहा। स्टूडियो के बाहर का नजारा यहां से दिखता नहीं है। हाँ, तो स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट। अगले कॉल के लिए मैदान एकदम साफ। एक इंजीनियर फर्स्ट स्लिप में, एडिटर सेकंड स्लिप में और प्रोड्यूसर गली में खड़ा है। और कुछ ही दर्शक मौजूद हैं जिनमें उत्साह की लहर नजर आ रही है। कॉलर नई बॉल के साथ तैयार। इस बीच रिंगटोन बजती है। सुनो जी। हेलो। सुनो जी, चुप रहो, बकवास बंद करो। ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं श्रोताओं से बात। अरे इसे क्रिकेट की कमेंट्री बना दिया है तुमने। सारा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सारा जीवन क्रिकेट क्रिकेट। मैं तो तंग आ चुकी हूँ क्रिकेट के इस पागलपन से। इस घर में दो पागल हैं। एक ये है क्रिकेट प्रेमी, एक शानदार बॉल और ये बल्लेबाज क्लीन बॉल, और दूसरी है ये सिनेमा प्रेमी। 100 साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागे मौत से प्यारी सासू जी, मेरी सासू माँ। शट अप। शट अप। बहुत हो गया, बहुत हो गया। इतने दिनों से कॉल लगा रही हूँ, हेलो फरमाइश में तो कॉल लगता ही नहीं है। मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर चक्कर क्या है। इसीलिए तो मुंबई आ गई हूँ। चुपके से चलती हूँ विविध भारती के अंदर, हेलो फरमाइश के स्टूडियो में, और पता लगाती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। लोग सोचेंगे कि आधी रात को ये बुढ़िया कहाँ चली आ रही है। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। अरे वाह,
अरे वाह, यहाँ तो फोन की रिंग लगातार बजे जा रही है। वाह वाह, उठाऊं क्या? हैं? उठा लेती हूँ, चलो उठाती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश। देवा देवा, मी किती वेळ फोन करत आहे, अरे तुमचा फोन कधीच वाजत नाही. हैं? काय झालं? तुम्ही काय केलं तुमच्या मशीनला? हैं? तुम्हाला काय लोकांना त्रास द्यायलाच आवडतं का? हैं? नमस्ते नमस्ते, हेलो फरमाइश। अरे सुनिए, हेलो फरमाइश हिंदी कार्यक्रम है, समझिए आप, आपको हिंदी में बात करनी चाहिए। आप कौन बोल रही हैं और क्या कहना चाहती हैं आप? अरे देवा, लो हिंदी में बोल देती है मैं। हं? मी मृण्मयी, ओह। यानी कि मैं मृण्मयी बोल रही हूँ जलगांव से। जल गांव से, पानी गांव से। पहले पहले तो ये बोलो, तुमचा फोन कधीच वाजत नाही, यानी कि तुम्हारा फोन लगता काय को नहीं? क्या? मी कितनी वेळ फोन करत आहे? अरे अरे यानी कि मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ। क्या? अरे तुझ्या मशीनला काय केलं तू? अरे अरे यानी कि आपने अपनी मशीन को क्या कर रखा है? ये अनुवाद भी कर रही है। हैं? अरे तुम्हाला लोकांना त्रास द्यायलाच आवडतं का? हैं? क्या? यानी कि लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है क्या तुमको? अरे ये तो अनुवादक है। हे भगवान, हे भगवान, दो दो भाषाएं मत बोलिए ना प्लीज। देखिए देखिए, देश भर के श्रोता कॉल करते हैं ना, इसीलिए आपका कॉल नहीं लगता है ना। अरे मेरा ही कॉल क्यों नहीं लगता? यानी कि बाकी सबका क्यों लगता है? क्यों क्यों क्यों? वो क्या है ना, बहाने बनाओ नका। क्या है ना, यानी कि बहाने मत बनाओ। हे भगवान, हे भगवान, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। अरे आधीच सांगितलं होतं मी। फिर मराठी? यानी कि मैंने तो पहले ही बताया था आपको। अरे अनुवाद भी कर रही है। मी मृण्मयी, हाँ? यानी कि मेरा नाम है मृण्मयी। अरे मृण्मयी, मैं जलगांव से बोलता है। है। यानी कि मैं जलगांव से बोल रही हूँ, समझा? ओह, समझा समझा समझा। मृण्मयी, मृण्मयी कितना प्यारा नाम है ना। अरे बाबा, मृण्मयी नहीं, मृण्मयी। बाप रे। आया क्या समझ में? यानी कि मृण्मयी। अरे सुनिए सुनिए, मृण्मयी, मृण्मयी ही सही होता है, मृण्मयी नहीं। आता आता तुम्ही मला शिकवाल, यानी कि तुम सिखाओगी मुझे मेरा नाम क्या है? हाँ? अरे अरे नहीं भाई, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जी। तो फिर कैसी बात है? यानी कि क्या बोलती है आप? अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपका दिन कैसा जा रहा है आज? बहुत बकवास है? एकदम एकदम बकवास जा रहा बाप है। रे। एक तो मैं 2 साल से फोन लगा रही हूँ, हाँ। फोन है कि लगता ही नहीं है। ओहो। यानी कि आप लगा है तो तुम बकवास किए जा रही हो। बाप रे। कोई अच्छी बात करना नहीं आता क्या तुमको? अरे क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम है समता सिंह। ओ अच्छा, तो तुम हो समता सिंह? जी मैं हूँ समता सिंह। जी क्या लगा रखा है? अरे जब भी तुम फोन इन प्रोग्राम करती हो, मेरा कॉल क्यों नहीं लगता? यानी कि तुम्ही ने कुछ कर रखा है मशीन में। क्या? हैं? अरे एक दिन मैं वहाँ आ जाऊंगी, यानी कि सर फोड़ दूंगी तुम्हारा वहाँ आके। अरे बाप रे, अरे अरे सुनिए तो, ऐसी मारपीट की बात नहीं करते हैं। बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? बताइए। अरे गाना तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ यानी कि मेरा फोन लगता क्यों नहीं है? मुझे क्या पता, मेरा मतलब मुझे नहीं मालूम। अरे तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? चलो चलो अपने बॉस का नंबर दो। बॉस का नंबर? बॉस का नंबर मतलब क्या मतलब? बॉस का नंबर मतलब तुम्हारे बॉस का नंबर, यानी कि तुम्हारे साहब का नंबर। ओ अरे अरे, वो सब छोड़िए ना। असल में मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? आपने सुना नहीं? पहले अपने बॉस का नंबर दो। बॉस का नंबर। बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक कॉलर है। हाँ, फोन काट देती हूँ।
बाप रे, कितने खतरनाक लोग कॉल करते हैं यहाँ। मैं तो सचमुच में फंस गई। बड़ा ही मुश्किल काम है ये, सचमुच। हे भगवान, हे भगवान, क्या करूं? फिर फोन बजने लगा, फिर फोन बजने लगा। एक काम करती हूँ, फिर उठा लेती हूँ फोन। हेलो हेलो हेलो, फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं? आप बोलती हो तो मिठास घुलती है, आप बोलती हो तो सूरज चमकता है, आप बोलती हो तो हम सुनते हैं, वाह वाह। आप बोलती हो तो बोलती ही रहती हो। वाह 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 वाह। आवाज की दुनिया के दोस्त समता सिंह को इंदौर से सलीम ऑल इन वन का सलाम। अब बस एक कर दीजिए काम, हमको दे दीजिए इनाम, गाना सुनवा दीजिए जनाम। जनाम, जनाम, ये जनाम क्या होता है? जी वो तो बस तुक मिलाने के लिए जनाम कर दिया। जी जनाब हैगा असल में। हाँ। और ये सलीम ऑल इन वन का क्या मतलब है? मैं हूँ ना, मैं हूँ ऑल इन वन, यानी मैं ही टेलर, मैं ही प्लम्बर, मैं ही मैकेनिक और मैं ही ड्राइवर। अच्छा, करवा लो जो भी करवाना हो काम, गाना सुनवा दो जनाब। है? फिर जनाब? हद है जी। अरे कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? हाजी सुनना तो बाद में चाहते हैं, पहले तो सुनवाना चाहते हैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ सुनाओ। हाँ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के, कर दिया खून देखो मेरे एतबार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया। अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। पूरा गाना तो आपने सुनवा दिया, अब हम क्या सुनवाएं आपको? हाँ जी जी ऐसा कीजिए, मुझे आप कुछ मत सुनवाइए, हम ही एक और गाना सुनवा देते हैं आपको। हाँ तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। अरे मिस्टर ऑल इन वन, अरे मिस्टर ऑल इन वन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुनिए तो, सुनिए तो। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। अजी वाह तो कीजिए। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता। काट दिया इसका फोन। जिसे मैं प्यार करता था। गाना सुनना चाहते हैं कि सुनवाना चाहते हैं, ये तक क्लियर नहीं है इसका। ये पता नहीं कहां से आ गया ये गायक। ये विविध भारती वालों का काम तो सचमुच बहुत मुश्किल है यार। मुझे तो जरा सी देर में समझ में आ गया कि कैसे कैसे संभालना पड़ता है। ट्रेन 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 ट्रेन, अरे फिर बजने लगे घंटे। अब क्या करूं? फिर लेती हूँ, एक कॉल फिर लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश। हेलो जी, मैं समता सिंह बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं जी? बोल नहीं रहे हैं, बोल रही हूँ। अरे बाप रे। जी हाँ हेलो फरमाइश, बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है? कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? आप हेलो फरमाइश से बोल रही हैं क्या? हाँ
हेलो गाना तो हम बाद में सुनेंगे, पहले तो हमें आपसे कुछ बात करनी है। बात? हाँ हाँ, कीजिए कीजिए, जरूर कीजिए। मैं पूना से मनीषा बोल रही हूँ। हाँ? मुझे अपनी सास की शिकायत करनी है आपके यहाँ। है? सास की शिकायत? हाँ। पर ये कोई सास शिकायत केंद्र नहीं है, ये तो हेलो फरमाइश है। तो क्या हुआ? आप लोग हमेशा कहते हैं ना, कहिए अपने दिल की बात है? तो अब सुनिए, यही है मेरे दिल की बात। बाप रे। मेरी सास ने मेरे दिल की वाट लगा रखी है, खड़ूस कहीं की। अरे 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 अरे, ऐसा नहीं बोलते। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, आपकी सास आपका भला चाहती हो। गलत फहमी? अच्छा बताओ, किसकी सास है, आपकी या मेरी? आपकी। तो सच किसे पता होगा? आपको। तो कौन बोलेगा आप। और सुनेगा कौन? आप वो मेरा मतलब मैं सुनूंगी। सिर्फ सुनना नहीं है, हर बात पर हाँ हाँ भी करना है आपको। कहाँ से आ गई ये कॉल? हाँ। देखो, अब मुकर नहीं सकती आप। हाँ। मेरी सास खड़ूस है, बोलो हाँ। अरे हम हाँ कैसे कह सकते हैं, हमें क्या पता। अभी अभी आपने कबूल किया कि हमें सब पता है, तो बोलो हाँ। हाँ। मेरी सास खड़ूस है। हाँ, वो मुझे सताती है। अब मैं ये कैसे कह दूं? चुप चुप, बोलो हाँ, वरना हाँ हाँ भाई हाँ। उसकी कितनी बुराई की जाए वो कम है, बोलो हाँ। हाँ, आप गाने की फरमाइश कीजिए ना। हमसे हाँ हाँ क्यों बुलवा रही हैं, कहाँ से आ गई आप? जितना कह रही हूँ करती जाओ, समझी? बोलो हाँ। हाँ हाँ हाँ। घर के सारे काम अब तक मैंने किए, अब मेरी सास करेगी, बोलो हाँ। अरे ये मैं कैसे कह दूं? देखो, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, आपने एक्सेप्ट किया है कि आपको हाँ बोलनी है। हाँ। तो अब सारे काम सास से करवाने चाहिए। हाँ हाँ। और उनके हर काम में मीन मेख निकालनी चाहिए कि नहीं? अरे पर ये तो हेलो फरमाइश है बाबा। बकवास मत करो, सीधे बोलो, समझी तुम? अरे हाँ 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 और हर वक्त सास को कोसना भी चाहिए। हाँ। बोलो हाँ। नहीं पर हाँ। सास से हमेशा डांट कर बात करनी चाहिए। हाँ 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 हाँ। अरे अरे बाप रे, मैं कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गया रे बाबा। हाँ हाँ हाँ। और उन्हें घर से निकाल देना चाहिए ना। अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर मेरी जब नाम बात। सुनावे। हेलो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब हेलो, नाम। सास। ना से रोग हरे से हेलो। पीरा, ना से रोग हरे से हेलो। पीरा, जपत निरंतर हनुवीरा, ना से रोग हरे से पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन नाम जो लावे। फोन काट देती हूँ, फोन काटने देती हूँ। बड़ी खतरनाक कॉलर थी, कहाँ से आगे चिल्लाती हुई है। मर्ज करम जली नास पीटी। मर गए, ये मैं कहाँ फंस गई थी। ओफो, मैंने तो सोचा था कि हेलो फरमाइश बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम है, पर यहाँ तो अरे बाप रे, ये कॉल लूं, ये कॉल लूं कि नहीं लूं? हम लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं? सासू जी, 8 बज गए हैं, उठ जाइए ना। मैं समता सिंह बोल रही हूँ। हाँ, समता सिंह? हाँ। अरे तबीयत तो ठीक है आपकी सासू माँ? आप कौन बोल रही हैं? हे भगवान, क्या हुआ है इन्हें? बताइए कौन सा गाना? अरे क्या कह रही है ये? बताइए। मैं समता सिंह बोल रही हूँ। आप बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है? हे भगवान, लगता है पानी डालकर जगाना होगा सासू माँ को। ये लो, छुपाओ। अरे ये क्या डाला? करम चली नाच पीटी, ये क्या? मेरे ऊपर पानी क्यों डाला तूने? अरे तो क्या करती सासू माँ? हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रही हैं? समता सिंह। ये क्या था सब? अरे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी। हेलो फरमाइश का सपना? पता नहीं। मेरा ये सपना कब सच होगा? 100 साल पगलाओ, हमारी सासू जी। हेलो फरमाइश में फोन लगाओ, सासू जी। 100 साल पगलाओ, हमारी सासू जी। हेलो फरमाइश में फोन लगाओ, सासू जी। हेलो फरमाइश,
मैं समता सिंह। हेलो। हेलो फरमाइश। था प्रहसन सास बहू और हेलो फरमाइश, जिसे यूनुस खान ने लिखा था और उसमें हम और आप शामिल थे। उसके साथ मनोश्री पाठक जी थी, ममता सिंह जी भी थी और यूनुस खान खुद भी थे इसमें। बिल्कुल। और इस दिन एक और प्रस्तुति हुई थी। हम जानते हैं कि नाट्य प्रस्तुतियां केवल नाटक से नहीं होती, कई बार किसी कोई लेख हो, कोई कविता हो, इससे प्रेरणा लेकर भी नाटक लिखे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी दिन एक और नाट्य प्रस्तुति हुई थी जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था। जी हाँ। और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने। और उसका शीर्षक था ये उन दिनों की बात है। तो मंदाकिनी जी, ये जो शीर्षक है ये उन दिनों की बात है, असल में उन दिनों की बात है जब हम केवल और केवल सिनेमा देखा करते थे। बिल्कुल। हाँ, और सिनेमा देखने के लिए किस तरह से प्लानिंग होती थी, कैसे टिकट निकाला जाता था। हाँ। और फिर सिनेमा देखने के बाद में कैसे आकर के उसकी बड़ी वर्णनात्मक शैली में हम उसकी कहानी सुनाया करते थे। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ जयंत जी कि ये उन दिनों की बात है जब तांगे में बैठकर कोई व्यक्ति जोर जोर से अनाउंसमेंट किया करता था, आइए फिल्म देखने आइए, इस तरह की उद्घोषणाएं होती थी। और हम उसको सुना करते थे और उससे प्रेरित होकर फिल्में देखने जाए भी करते थे। चलिए इसका मजा लेते हैं। जनता की विशेष फरमाइश पर आपके शहर में दोबारा आइए आइए ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में एक बार फिर से जुबेल थीप देवानंद वहीदा रहमान शानदार संगीत से भरपूर जुबेल थीप। पहली बार देखिए अशोक कुमार को गद्दार के रोल में, आखिरी तक आपको पता नहीं चलेगा कि पिक्चर के गद्दार हैं अशोक कुमार। तो देखना नहीं भूलिए जुबेल थीप आपकी विशेष फरमाइश पे ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में जुबेल थीप। ये उन दिनों की बात है जब कोई शहर या कस्बा कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता था कि वहां कितने सिनेमा हॉल हैं। जिनके पास 8-10 होते वो मेट्रो वाली ठसन मारते, एक से एक सिनेमा हॉल का ऐसा खाका खींचते थे जैसे ताजमहल के प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड भी ना कर पाते हों। गप गोष्ठियों के वो शान होते थे और अमूमन हमेशा ही महफिल लूट ले जाते थे। जिनके पास इतनी ना हो उन्हें बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता, वो जब तब कहते कि भाई हमारे यहां तो बस एक ही टॉकीज है, और उनके भीगे हुए स्वरों से ऐसा प्रतीत होता कि मानो वो मूलतः उन्हीं का कसूर हो। और कुछ बे औलाद किस्म के भी होते जिनके नसीब में एक भी सिनेमा हॉल नहीं बदा होता। लोग दिलासा देते कि फिक्र ना करो भाई, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अलबत्ता इसके लिए किसी ने कोई झाड़ फूंक करवाई हो, ऐसी कोई इत्तिला मेरे पास अभी तक तो नहीं है। अपने यहाँ क्या था कि अपने यहाँ तो 2 थी, अपने यहाँ 2 टॉकीज थी और एक बंद पड़ी थी। कोई पूछता कि तुम्हारे यहाँ कितनी टॉकीज हैं, तो अपन कहते 3 हैं, एक बंद पड़ी है लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगी। दोनों सिनेमा हॉल एक दूसरे के अगल बगल में थे और उनमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती थी। ऐसी कड़ी और सीधी टक्कर कभी कोई भी ठंडा पीने वाली कंपनी हो उनके बीच में नहीं रही होगी। तो कई बार दुश्मन खेमों को झांसा देने के लिए आगामी फिल्म वाले बक्से में पोस्टर किसी और फिल्म का लगाया जाता और खटाक से घोषित दिन से 1 रोज पहले ही कोई और फिल्म चला दी जाती। इस छापामार कार्रवाई से शत्रु भौंचक रह जाता और नगर में कई दिनों तक इसकी चर्चा बनी रहती। और कई बार तो फिल्म को जबरन हिट कराने के लिए कृपया फिल्म के गानों और डायलॉग पर पैसे ना फेंकें, ऐसी उद्घोषणाएं भी चलाई जाती, जिससे यह साबित होता है कि जुमला संस्कृति कोई आज की विधा नहीं है और इसकी जड़ें अपने महान देश में आदिकाल से मौजूद रही हैं। तो दोनों टॉकीज के सामने की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो बाईं ओर जो थी वो मुकुट टॉकीज थी और दाईं ओर विष्णु टॉकीज थी। नाम से जाहिर होता कि मतलब लोग धार्मिक होते थे, धार्मिक भावना से
अपने काम करते थे तो ये इनाम भी वो उस तरह से रख लिया जाता था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उस समय फिल्म देखना भी अपने आप में एक धर्म होता था। बड़ी शिद्दत से देखा करते थे फिल्म। इसीलिए फिल्म शुरू होने से पहले आरती बजती थी, मुकुट टॉकीज में बजती थी वो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। और विष्णु में बजती थी अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मतलब क्या माहौल होता था फिल्मों का, आप कुछ सोचिए। अच्छा, सामान्यतः मुकुट टॉकीज में ओल्ड क्लासिकल टाइप की फिल्म रखती थी और विष्णु में नई। टॉकीजों की भी होती ना कैटेगरी, भाई यहाँ ऐसी देखेंगे वहां वैसी देखेंगे, तो लोगों की मानसिकता वैसी बन जाती है। तो सकल वार्षिक घरेलू आय, परिवार के वयस्क अवयस्क सदस्यों की संख्या और तत्कालीन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तब घरों में सिनेमा देखने का अलग से बजट होता था। हम लोगों को आमतौर पर महीने में एक बार फिल्म देखने की अनुमति होती थी, एक बार देख लिया करते थे, जिनमें से किसी भी प्रकार का संशोधन सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा संभव नहीं था। मेहमान के रूप में जब कभी जीजा, फूफा, चाचा, ताऊ वगैरह आ जाते थे ना, तब बच्चे बड़े खुश होते थे कि अतिरिक्त फिल्म देखने का सुयोग बनेगा, और ये राशि जो है अमूमन उन्हीं की जेब से खर्च करवाई जाती थी। अच्छा, जेब खर्च के चोचले तक नहीं होते थे। लौट कर आए हुए खुले पैसों में से कभी 5-10 पैसे मिल जाएं तो उन्हें जतन से संभाल कर रख लिया जाता था। तब थर्ड क्लास की टिकट जो थी वो 60 पैसे में मिल जाती थी। बात वालों ने शायद मेरे ख्याल से 1 रुपए 60 पैसे इस तरह का भी देखा होगा। तो 60 पैसे में मिल जाती थी। 50 या 55 पैसे इकट्ठे होते न होते सब्र का बांध टूट जाता। सिनेमा हॉल पहुंचकर किसी दयालु मित्र की तलाश की जाती, जो खुद भी दीगर मौकों पर जरूरतमंद हो सकता था या जिस पर अपना कोई पुराना एहसान होता था, है ना। उससे कहा जाता कि भाई यार 10 कम पड़ रही है, मिला दे भाई, मिला दे यार संतो, समझना 10 कम पड़ रही, मिला दे यार। और वो क्या करता, वो जो है मान जाता था और इस तरह से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के प्रचार का वाहक बन जाता था। हम लोग आमतौर पर सबसे आगे वाली सीट हथियाते थे और इस बात पर हैरानी जाहिर करते थे कि यार लोग ज्यादा पैसे देकर पीछे क्यों बैठते हैं। ये बड़ा अजीब सा मामला था। तो आरती के तुरंत बाद 16 कुदरती जड़ी बूटियों से युक्त वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो जाता। फिर फिल्म डिवीजन की कोई फिल्म चलती जिसे न्यूज रील कहा जाता था। कई लोग मजा लेते थे, कई लोग बोर होते थे, लेकिन अपन को तो सिनेमा हॉल में ज्यादा से ज्यादा देर रहना होता था ना, तो हम तो भाई मजा ही लेते थे, समझ आए या ना आए कोई बात नहीं है। तो न्यूज रील की लंबाई हॉल में भरने वाले दर्शकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती थी, और जब हॉल भरने पर भी फिल्म शुरू ना हो तो कोई ना कोई व्याकुल दर्शक ऑपरेटर के चरणों में कोई मोटी सी वजनदार गाली सादर अर्पित कर देता, जिसका अनुमोदन शेष दर्शक सीटियां बजाकर या रोष ध्वनि के साथ करते थे। फिल्म शुरू होने पर पहला दृश्य जब आता था तब सब सांस रोककर उसे देखते थे। यह होता था सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट, जिसमें फिल्म की लंबाई दर्ज होती थी। अगर 16-17 रील की फिल्म होती तो वो छोटी मानी जाती थी और आमतौर पर दर्शकों की आह निकल जाती। 21-22 रील की फिल्म होने पर उसका स्वागत सीटियों के साथ किया जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सीटी बजाने की कला का आविष्कार हिंदी सिनेमा के मद्देनजर ही किया गया होगा। इसके उद्भव और विकास की प्रक्रिया पर कोई ठोस अध्ययन हो तो इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है। तो फिल्म शुरू होने के बाद सब के सब किसी सम्मोहन से बंधे एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते। ये वो चिर परिचित दुनिया होती जिसे हम केवल अपने सपनों में देख पाते थे। यहां हवा में उड़ते बादल होते, बादलों को चीरकर सफेद अश्व आते, अश्वों के बाजुओं में पंख लगे होते और उस पर बैठे नायक का चेहरा सबको अपना लगता। सिर्फ 60 पैसों में यह दुनिया 3 घंटों के लिए किराए पर मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता था। अच्छा, उस समय हर सिनेमा हॉल में ना 2 प्रोजेक्टर नहीं होते थे, कईयों में 1 होते थे, तो हर पार्ट के बाद एक इंटरवल होता था। जिसमें 2 होते तो वैसा तो सामान्य इंटरवल होता था। तब सिनेमा हॉल में एक ही प्रोजेक्टर मशीन हुआ करती थी, इसीलिए इंटरवल के पहले और बाद में एक शॉर्ट इंटरवल हुआ करता था। पहले शॉर्ट इंटरवल में गेट पास नहीं दिया जाता था। कभी कभी कोई पुरानी फिल्म लगी हो और ज्यादा भीड़ ना हो तो गेट पास भी नहीं दिया जाता। पक्की खबर होने पर हम ऐसे मौकों का लाभ उठा लेते और इंटरवल के बाद आधी फिल्म अधिकार पूर्वक देख लेते। गुलजार साहब की आंधी
मैंने ऐसे ही इंटरवल के बाद देखी थी और पता नहीं किस मुहूर्त में देखी थी कि पहले वाली आधी फिल्म आज तक नहीं देख पाया। हाँ, वो कमलेश्वर जी वाला नॉवेल जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अच्छा, इंटरवल की कालावधि के दो मुख्य प्रयोजन होते थे। पहला लघु शंका वाला, कई बार इंटरवल के बाद जब कोई गाना आता तो टॉकीज के बगल वाली गलियों में उन मकानों के पिछवाड़े हिस्से में जहां थोड़ा अंधेरा और थोड़ी ओट होती, ये काम अधिकार पूर्वक निपटा दिया जाता। और दूसरा प्रयोजन होता था अपने लिए ठेले वाले से गरम चने या मूंगफली हासिल करना। इसकी गुंजाइश तभी बनती जब फिल्म देखने के लिए पैसे आधिकारिक रूप से घर से स्वीकृत किए गए हों। जेब में पैसे कुछ ज्यादा हों तो जैन होटल के समोसे बड़े मशहूर हुआ करते थे। तो जिस दिन फिल्म के साथ समोसों का भी स्वाद हासिल हो जाए, वो अपने लिए बड़ा दिन हुआ करता था भाई। और इसकी याद तब तक बनी रहती जब तक अगला सुअवसर हाथ ना आए। जैन होटल का जिक्र के साथ एक भीड़ भरी इंटरवल से कुछ पहले का किस्सा याद आ गया। पर इस मूल कथा से पहले मतलब एक सहायक कथा पर भी थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। यह कथा यूनियन मीटिंग के दौरान कॉमरेड M.N. प्रसाद सुनाया करते थे। सोवियत क्रांति से पहले जारशाही के दिनों में जब वहां गंभीर खाद्यान्न संकट था, लोगों को परखने के लिए लेनिन चौराहों पर टोकरी लेकर बैठ जाते। टोकरी में रोटियां होती, कोई इंसान आकर रोटियां उठा ले तो उसे कुछ नहीं कहते, जो रोटियां मांगता उसे मना कर देते। चल। उनके एक साथी ने इसका सबब पूछा कि भाई क्यों यार, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, जो खुद आकर रोटियां उठा रहा है वो अपने अधिकारों को समझता है, मांगने वाला जो है वो अपने काम का नहीं है। तो मूल कथा यह है कि इंटरवल से ठीक पहले जैन होटल में एक देहाती किस्म के इंसान का प्रवेश होता है। बंदा आता है, बढ़िया 2-3 किस्म की मिठाइयां खाता है, फिर 2 समोसे मंगाए जाते हैं, एक समोसा और मंगाया जाता है, आखिरी में चाय आती है। चाय भी बड़ी इत्मीनान से सुर्र सुर्र करके पी जाती है, जब तक कि इंटरवल की घंटी ना बज जाए तब तक। घंटी बजते हुए बंदा उठता है और कितने हुए कहते हुए काउंटर तक पहुंचता है। इधर बेरा अपना हिसाब लगा रहा है, उधर सिनेमा वाली भीड़ टूटने को है। बस यही संक्रमण काल है। ठीक इसी क्षण वो पूरे आत्मविश्वास के साथ 200 मीटर की लंबी दौड़ लगाकर आंखों से ओझल हो जाता है। सिनेमा वाली भीड़ काउंटर पर पहुंच चुकी है और काउंटर पर बैठे चश्मे वाले सेठ को सूझ भी नहीं पाता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। भागने वाले ने गालियां तक बकने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि जैन होटल का सेठ लेनिनवादी नहीं है। अच्छा, इंटरवल से हॉल में लौटने की भी कुछ तयशुदा परंपराएं थीं। सिने पर्दे की मायावी रंग बिरंगी रोशनी बालकनी वाली सीटों से कुछ ही ऊपर से आती थी। नाचती खेलती कई रंगों वाली रोशनी मुझे बहुत आकर्षित करती थी और कई बार सिनेमा देखना छोड़कर इन्हीं रंगों में खो जाया करता था। रोशनी के निकास के लिए दीवार पर कुछ छिद्र बने होते थे। छिद्र के उस पार की दुनिया मेरे लिए बड़े कौतूहल का विषय थी। मैं सोचता था कि यार वो कौन सा जादू है जो पर्दे पर ऐसी दुनिया रच देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। उस कमरे के दरवाजे पर अंदर आना मना है, ऐसी इबारत होती। और मुझे अफसोस है कि मैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी चक्रियों पर चलती फिल्मों की रील की उस तेज गति की नंगी आंखों से नहीं देख पाया जो पर्दे पर जीवन रचते थे। तो यहां से फैलने वाली रोशनी और पर्दे के बीच जब किसी दर्शक का सिर आ जाता तो एक बड़ी सी काली छाया उभर आती। कोई विनोदी दर्शक हॉल में मौजूद होता तो चिल्लाकर कहता, अबे बैठ जा, बैठ। बेचारा अनजान छाया निर्माता झेप सा हो जाता, पर वो मट्ठर हुआ तो सिर हटाकर रोशनी के आगे थोड़ी देर बाद अपना पंजा फैला देता और उसकी उंगलियां पर्दे पर नाचने लगती। इस कार्रवाई के जवाब में अक्सर मां की गाली आती और कभी कभी जवाब में दुगनी आवाज के साथ सूद सहित वापस भी लौटाया जाता। यह संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम एक समृद्ध परंपरा के तहत आम जनता के मनोरंजन के लिए होता और तनाव में आने के बदले लोग हंसने लगते। फिर हंसी की आवाज सीटियों के शोर में खो जाती और लोग वापस फिल्म पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते। अच्छा, फिल्म देखने वालों में कुछ दर्शक ऐसे भी होते थे जो फिल्म देख चुके होते थे। वो अपने साथी को आगे की कहानी सुनाने का प्रयास करते और बदले में अगल बगल वाले की डांट भी खाते रहते थे। ए चुप बे, ए लेके जा इसको, समझ नहीं आ रहा क्या उसको? मगर उन बेचारों से रहा नहीं जाता और थोड़ी देर में फिर इसी काम में लिप्त हो जाते। अच्छा, कुछ अमजद खान साहब की जहमत से बचाने के लिए तेरा क्या होगा कालिया, या फिर अब गोली खा जैसे संवाद गब्बर सिंह से पहले ही कह डालते। एक दर्शक तो ऐसा था जो सस्पेंस वाली फिल्म में लोगों का मजा खराब करने के लिए पहले ही जोर से चिल्लाकर मर्डरर का ऐलान कर देता।
एक बार इसी वजह से उसकी अच्छे से कुटाई भी हुई। अच्छा, शोले एक बार दिवाली के समय लगी, इधर डाकुओं के बंदूक से गोली निकलती और उधर बालकनी में बम मतलब यहां बंदूक से गोली निकली, वहां बालकनी में बम फूटा। गेट कीपर दौड़कर अंदर आता, पर अंधेरे में किसे पकड़ता भाई। कुछ दर्शक बड़े पिन्ने किस्म के होते और जरा सा सीरियस सीन आने पर सुबकने लगते, और कुछ कंटिन्यूटी फॉल्ट पकड़ने के एक्सपर्ट होते और चिल्लाकर कहते, अबे समुद्र में कूदा तो शर्ट लाल थी, अब नीली कैसे हो गई। कुछ दर्शक जो होते वो जंप और जर्क पकड़ने के विशेषज्ञ होते और ऐसा होने पर फौरन चिल्लाकर कहते, अबे काट दिया। उधर से रहस्यमयी रोशनी वाले छिद्रों के पीछे से आवाज आती, अबे रील ही ऐसी आई है साले, हाँ मुझे क्या बोल रहा है, चुपचाप देख। सिनेमा देखने के लिए टिकट लेना जरूरी होता था और टिकट लेने के लिए लाइन लगाना कोई आसान काम नहीं होता था। बचपन में देखा भाई, वो सिनेमा की लाइन जो हुआ करती थी बड़ी खतरनाक होती थी, और साइकिल स्टैंड से साइकिल निकालना तो और भी कितना मुश्किल काम होता था। तो जो कभी सिनेमा की लाइन में नहीं लगा, समझो उसका जीवन अकारत चला गया। कुछ लोग जो थे, मतलब पहला दिन और पहला शो, इस सिद्धांत पे यकीन रखते थे, भैया सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ते थे। उचित सूचना के अभाव में मां ऐसे वीर बालकों की आरती भी नहीं उतार पाती थी, मतलब कि बेटा जा रहा है शहंशाह की टिकट लेने या उसकी टिकट लेने, रुक जा तिलक लगवा जा, है ना, आएगा भी या नहीं आएगा, दबकर निकल ना ले कहीं, बड़ा रिस्क रहता है ना। आरती भी नहीं उतार पाती थी, और यह काम कभी कभी सुबह सवेरे भी हो जाता था, जब किसी बहुप्रतीक्षित फिल्म के रोजाना 5-6 खेल होते थे। सिनेमा की लाइन के लिए ठंड, गर्मी और बारिश सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में भीड़ कुछ ज्यादा होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने के लिए लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। इतनी सकरी गली होती थी, मतलब थर्ड क्लास वाले जो है ना, मतलब उसमें तो एक ही एक आदमी जाएगा, उस पे 4-4 लगते थे भाई साहब, ऊपर से तैर के जा रहे हैं और जाकर जो है टिकट ले रहे। बाकी बालकनी का तो अपने अलग माहौल था, वो फैल के जाओ, अमीर आदमी है भाई, कार से आए हैं, नहीं स्कूटर से, उस समय कार बड़ी चीज थी। तो सिनेमा की लाइन के लिए ठंड, गर्मी और बारिश सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने की लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। उसका एक पैर बुकिंग विंडो पर और दूसरा सामने वाली रेलिंग पर होता। एक हाथ से वो रेलिंग का सहारा लिया होता और कमीज को उतार कर दूसरे हाथों पर ऐसा कंधे पर लटका लेता। अंदर बनियान हो भी सकती थी और नहीं भी, मतलब कुछ तय नहीं होता था। बनियान ना होने पर भी वो बीच बीच में शर्ट से बदन को पोंछ लेता था, जिसके 2 फायदे होते थे। पसीने से शर्ट के भीग जाने के कारण पंखा करते हुए वो ठंडी हवा फेंकता था, और अंदर हॉल की सीलन भरी गर्मी में इत्र फुलाने का काम करता था। तब आज के समय वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो इसके रिपोर्टर आकर लोगों के मुंह में माइक ठूंसकर और पूछते कि आपको लाइन में लग रहा है, कैसा लग रहा है, नहीं आपको कैसा महसूस हो रहा है। शर्ट का पंखा हिलाता हुआ नौजवान कैमरे के आगे हिलाता हुआ कहता, जी तकलीफ तो है पर कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा, और हो भी गया। अरे सिनेमा की लंबी लाइन देखकर कुछ कमजोर लोगों के दिल टूट जाया करते थे। कुछ ऐसे नाजुक दिल भी होते थे जो परिस्थितियों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करने के बदले कायरता पूर्वक ढंग से पिक्चर देखे बगैर लौट जाते। कुछ लोग ऐसे मौकों पर नारी शक्ति की उपयोगिता को रेखांकित करते और घर से आई महिलाओं को लेडीज वाली छोटी लाइन में लगा देते। अच्छा, महिलाओं की लड़ाइयां देखी आप लोगों ने कभी टिकट के लिए? मतलब पुरुष क्या लड़ते होंगे, वो बाल पकड़ के, जिसको मैं एमपी में कहते झोतरा। सिनेमा देखने की इस जंग में सब जायज था और कभी कभी नए आविष्कारिक उपायों का सहारा लिया जाता। एक बार जब विलंब से पहुंचने के कारण लंबी लाइन देखकर अपन ने रणभूमि से लौटने का मन बना लिया तो अपने एक मित्र ने इस बुजदिली के लिए खूब दुत्कारा। उसने मुझसे मेरे हिस्से के पैसे मांगे और जाकर लाइन के आसपास खड़ा हो गया। खिड़की खुल चुकी थी। थोड़ी देर में मैंने अपने मित्र को एक सज्जन से बातचीत करते हुए पाया, और पता नहीं उसने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया कि हड़बड़ाए हुए लाइन से अलग हुए और उनका स्थान मित्र ने ले लिया। टिकट लेकर हम अंदर हो गए। मित्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ बताया कि वो सज्जन ग्यारसी लाल हैं, कोऑपरेटिव में बाबू हैं। मैं उन्हें जानता हूं, वो मुझे नहीं जानते। मैंने जाकर उनसे कहा कि चचा आपका नाम ग्यारसी लाल है ना? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कि आपको कोई ढूंढने आया था, घर में किसी की तबीयत बिगड़ रही है। ठाके लगाते हुए मैंने कहा कि अभी पलट कर आएंगे और तुम्हारी तबीयत बिगाड़ देंगे। तब तक 16-17 जड़ी बूटियों वाला वीको वज्रदंती वाला ऐड शुरू हो चुका था। अच्छा, कुछ भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ब्लैक में टिकट लेते थे। उन दिनों ब्लैक टिकट की चर्चा ब्लैक मनी से ज्यादा होती थी। जैसे इन दिनों चुनावों के रुझानों का आकलन सट्टा बाजार से किया जाता है, उन दिनों बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इस बात से पता चलता था कि टिकट कितने में ब्लैक हो रही है।
कई बार सिने मालिकों पर ब्लैक करने वाले इसे मिली भगत करने का आरोप लगते थे। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये उन दिनों वैसा ही मशहूर रोजगार हुआ करता था जैसा इन दिनों पकोड़े बेचना। नागपुर की लक्ष्मी टॉकीज में जब मैंने चाचा भतीजा फिल्म देखी थी तो उसमें नायक धर्मेंद्र भी इस सम्मानित पेशे में लिप्त हुआ करते थे। ब्लैक से लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी की हैं, एक एक फिल्म से लोगों ने बिल्डिंग खड़ी की है, वो दौर हुआ करता था। सबसे बड़ा धक्का तब लगता था जब आप लाइन में खड़े हो और अचानक हाउसफुल की तख्ती के साथ खिड़की बंद हो जाए। शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा होगा कि किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जब की लबे बाम रह गया। कभी कभी ऐसे मौकों पर गेट कीपर से दोस्ती बड़ी काम आती थी। राजा हुआ करते थे भाई गेट कीपर, बात नहीं करते थे किसी से सीधे मुंह, भले ही आपके मोहल्ले में रह रहे हो, पता है कल पहुंचेगा बोलेगा टिकट चाहिए। गेट कीपर से दोस्ती बड़ी काम आती थी। तब के गेट कीपर का रुतबा आज के एडिशनल कलेक्टर से ज्यादा होता था। थर्ड क्लास में सीट नंबर नहीं होता था। भीड़ ज्यादा होने पर लकड़ी की अतिरिक्त बेंच लगा दी जाती थी। गेट कीपर इनमें हितग्राही को समायोजित कर लेता था। बदले में हितग्राही उसे कम से कम टिकट दर से आधी और अधिकतम श्रद्धानुसार किंतु विज्ञापित मूल्य से कम की मुद्राएं अर्पित करता था। इससे परस्पर सामाजिक सौहार्द में वृद्धि भी होती थी। तो हमारी शहर का जबलपुर का ये वाकया है। गेट कीपर ऐसा जो है अपना टॉर्च लेकर आता था। अब बेंच पर बैठने की व्यवस्था है, बैठा दिया है, 4 ही बैठ सकते हैं, 5वां नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बैठाएगा। अब जो है वो टॉर्च लेकर पहुंचा है वहां पे। हाँ चल खिसक खिसक खिसक। अरे कहाँ खिसके यार भैया, बैठ तो गए यार, अब कहाँ बैठेंगे यहाँ पे? अरे क्या बैठने दे। अरे कहाँ बैठा, पैसा तो दे दिया, बैठने दो ना। अरे जगह का भैया देखो, हम एक उस पर बैठे हैं यार। अरे खिसक खिसक। नहीं खिसकता था तो गेट कीपर क्या करता था, वो खिसकाने के बाद कितने टेक्निक वाले होते थे, गेट कीपर पर जाता था, खिसक बनेगी जगह। अरे नहीं बनेगी यार भैया। गेट कीपर जो होता था वो बेंच में, ये बेंच है तो बेंच के उसमें ऐसा बैठता था, दीवार से अपने दोनों पैर सटाता था, उसमें ताकत लगती थी। सबसे साइड वाला जो है वो नीचे, जिसको लेकर आया उसको यहां पर बैठा दिया। तो ये वाले मामले हुआ करते थे। तो इन पंक्तियों के लेखक का सौभाग्य यह रहा कि वो सिनेमा के पोस्टर लिखने वाले पेंटर का शागिर्द था। उस्ताद जो मूलतः क्रिएटिव आर्टिस्ट थे और 30 रुपए मासिक वेतन के साथ जब कभी मन हो मैं शागिर्द फिल्म देख लेते थे। लेने की शर्त पर पोस्टर बनाने का काम करते थे। मूडी थे, जब तक 5-6 बार बुलाया नहीं आता हॉल की ओर रवाना नहीं होते थे। पर एक बार निकल गए तो मन लगाकर पोस्टर बनाते थे। कभी कभी फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के सिर के पीछे तख्ती लगाकर कटआउट जैसा बना दिया था, जिसकी नगर में उस समय बड़ी चर्चा थी। बॉबी के लिए उन्होंने गजब की कोरियोग्राफी की थी। उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में उस्ताद शागिर्द कोटे में देखी। आधी अधूरी मिलाकर जितेंद्र की लोक परलोक मैंने कम से कम 12 बार देखी होगी। फिल्म देखने के लिए हम 9 से 12 वाला सेकंड शो चुनते थे क्योंकि भीड़ इसमें कदरन कम होती थी। 6 से 9 वाला फर्स्ट शो प्राइम टाइम होता था। महिलाएं दोपहर के भोजन के बाद रात को खाने की तैयारी के बीच 3 से 6 वाला मैटिनी शो चुनती थीं। 4 खेल होने पर स्कूल छोड़कर आने वाले प्रतिभाशाली बालक गुरुवार को 12 से 3 वाला शो भी देखते थे। इस दिन के चयन का यह कारण होता था कि स्कूल में इस दिन आम कपड़ों में आया जा सकता था। यह योजना खास तौर पर उन गरीब छात्रों के लिए थी जिनके पास यूनिफॉर्म की एक ही जोड़ी हो और वो उसे धो ना सकें। पर जैसा कि दीगर सरकारी योजनाओं में होता है, इस योजना का लाभ भी समान रूप से सभी उठाते थे और सिविल ड्रेस में होने के कारण होनहार छात्र सिनेमा के टिकट से वंचित होने से बच जाते। आन मिलो सजना, धड़कन, एक फूल दो माली फिल्मों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद है। 7-8 बरस की उम्र में देखा होगा या शायद इससे पहले। फिल्म का कोई दृश्य याद करने की कोशिश करता हूं तो कुछ याद नहीं आता, कहां देखा यह भी याद नहीं। एक दो दृश्य आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर को लहराते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। ब्रीफकेस से निकलने हुए नोट को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। कहीं कोई गहरे कुएं में गिर गया है। सब कुछ बस धुंधला सा है। आंखों के आगे कोई साफ तस्वीर नहीं झलकती। जो साफ दिखता है वो संपूर्ण रामायण का दृश्य है। हनुमान की भूमिका में दारा सिंह है। रावण के दरबार में आसन नहीं मिलता तो अपनी पूंछ से गुंबद जैसा बनाकर उसी में बैठ जाते हैं। अशोक वाटिका में मचाए उत्पात से रावण क्रोधित है। अच्छा, ये मैंने नोट किया है कि वानर जो है फल खाते कम है, उत्पात ज्यादा मचाते हैं। मित्र राजेंद्र चंद्रकांत रॉय कहते हैं कि जिसे हम उत्पात कहते हैं वो वानरों की सदाशयता है। बंदरों की हिरन से अच्छी दोस्ती होती है। कोई जानवर शिकार पर आए तो वे हिरणों को आगाह कर देते हैं। उनकी उछल कूद इसलिए होती है कि पत्ते झरे और हिरन उसे चरें। यह उनकी आदत हो जाती है।
बहरहाल बात संपूर्ण रामायण फिल्म की हो रही थी, जो मेरे जहन में स्पष्ट रूप से अंकित है। यह 70 के मध्य काल होगा। उन दिनों चंबल के बिहड़ों में डाकू काफी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए वह स्वभावतः फिल्मों में भी प्रचुर मात्रा में दिखते थे। पान सिंह तोमर के आते आते डाकुओं ने अपना ठिकाना बदल लिया और वो दिल्ली मुंबई में शिफ्ट हो गए। कुछ एनआरआई किस्में हो गए और सरहद पार ठिकाने बदलने लगे। जाहिर है कि डकैतों के घिसे पिटे प्राचीन तरीकों से चिपटे हुए नहीं रह सकते थे। 70 के दशक वाले पुराने डाकू दो किस्म के थे, जैसे कि हिंदी पट्टी में रंगकर्मी कलाकार वगैरह होते हैं, एक प्रोफेशनल और दूसरे एमेच्योर। प्रोफेशनल डाकू है वो गांव या शहर आकर डकैती करते थे, अपनी ड्यूटी करने के बाद चुपचाप बिहड़ लौट जाते थे। वो थोड़ा संजीदा किस्म के होते थे और अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखते थे। और एमेच्योर डाकू जो होते थे, उनकी दिलचस्पी डकैती में कम, नायिकाओं को छेड़ने में ज्यादा होती थी। वो थोड़े छिछोरे किस्म के होते थे और जंगल, बाग, पनघट, बावड़ी, नदियां इन्हीं तरह के आसपास में मंडराते रहते थे। ऐसा मालूम होता था कि डकैती इनका अंशकालिक कार्य है। अलबत्ता दोनों ही किस्म के डाकुओं का यूनिफॉर्म एक ही होता था, नुकीले जूते, सफेद धोती, गहरे रंग का कुर्ता और कुर्ते पर कारतूसों वाली आड़ी बेल्ट, हाथ में दुनाली। अच्छा, कुछ शौकीन मिजाज डाकू रंगीन पगड़ियों या साफे का भी शौक फरमाते थे। ये आवागमन के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। इनके अलावा घोड़ों की सवारी करते हुए आम जीवन में मैंने सिर्फ बारात के साथ दूल्हों में देखा है। कारण शायद ये हो कि प्रकारांतर में वो भी डाकू ही होते हैं और दहेज के रूप में मोटी रकम और माल असबाब की डकैती करते रहते हैं। लेकिन डाकुओं की एक बात है भाई, डाकुओं की जितनी फिल्म देखो, हर फिल्म में भाई संगीत प्रेमी मिलते हैं। ये मतलब क्लासिकल सुनते हैं। मतलब अगर सही दिशा इनको मिली होती तो सोचो, मतलब संगीत की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाते वो लोग, अच्छे ट्रेंड सिंगर, म्यूजिक फील्ड का कुछ ना कुछ होते। मतलब म्यूजिक के कितने अच्छे अच्छे गाने हैं ना, जब तक है जहां जाने जहां, मैं नाचूंगी, है ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, दर्शन भी है और दुआ देके परेशान भी हो जाती हूँ। क्या बात है। चलो, तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन जी नाम, उनके बिना तो नाम इंडस्ट्री का कैसे। इसके बारे में भी एक बात बड़ी वो है, हम जब छोटे थे, जब फिल्में नहीं भी देखते थे, कोई पूछता था फेवरेट एक्टर कौन है, तो बोलते थे अमिताभ बच्चन। ये नाम इतना बृहत हो गया है, हम बोलते थे अमिताभ बच्चन। जिसने फिल्म नहीं भी देखी है, मनोरंजन जगत से, सिनेमा से नहीं भी मामला हो जिनको, वो नाम लेता था अमिताभ बच्चन। तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के आगमन ने अपनी छोटी छोटी फिल्मों में डाकुओं की मोनोपोली को तोड़ा। अमिताभ युवाओं के क्रोध और गुस्से के प्रतीक थे। जंजीर के बाद दीवार में उनका गुस्सा और गाढ़ा हो जाता है और वो कभी कभी और सिलसिला में रोमांटिक हो जाते हैं। नटवर लाल और याराना में कॉमेडी भी करते हैं। उसके बाद फिर सिनेमा की एक नई धारा उभरकर सामने आती है, अर्ध सत्य का पुलिस इंस्पेक्टर। जंजीर के पुलिस इंस्पेक्टर से ज्यादा तार्किक और वास्तविक लगता है और गुस्सा इतना है कि रामा शेट्टी का गला दबोच लेता है। जाने भी दो यारो जैसी क्लासिक फिल्म आती है, जो संभवतः हिंदी की एकमात्र सटायर फिल्म है। बाद में और बनी होंगी, लेकिन है ये फिल्म दर्ज फिल्म है। ये हिंदी सिनेमा के राग दरबारी के रूप में सामने आती है। गोविंद निहलानी, सई परांजपे, केतन मेहता, एम.एस. सथ्यू, सुधीर मिश्रा, आनंद पटवर्धन, नसीर, ओमपुरी, पंकज कपूर, फारूक शेख, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी वगैरह, ये सब मिलकर कुछ ऐसा रचने लगते हैं कि हिंदी सिनेमा की बनी बनाई स्थापनाएं, अवधारणाएं धराशायी होने लगती हैं। पर ये लंबे समय तक नहीं चल पाता। टेक्नोलॉजी उधर घात लगाए बैठी होती है। टेलीविजन और वीसीडी का आगमन बॉक्स ऑफिस की कमर तोड़कर रख देता है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो हैं वो सूने होने लगते हैं। हाउसफुल वाली खिड़कियों पर काई जमने लगती है। सिनेमा हॉल के मालिक कोई कला प्रेमी तो है नहीं कि वो धरोहर को बचाने की फिक्र करें। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मौके की जगह है, हॉल मॉल में बदल जाते हैं। बेशक पर्दा यहां पर भी है, पर वो 60 पैसे वाला थर्ड क्लास नहीं है। वो माहौल, वो सिनेमा जीने वाला, वो 60 पैसे वाला दर्शक भी नहीं है जो आखिरी आदमी की श्रेणी में आता है। उसकी अनुपस्थिति में उसका कंटेंट, उसका सरोकार, उसकी चिंताएं, उसका देश, समाज सब गायब हो जाता है। यहां वो नया दौर नहीं चल सकता जो तांगे वालों को मोटर गाड़ी वाले की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। यहां 3 इडियट्स ही चल सकती है जो जरूरत पड़ने पर गरीब का मजाक उड़ा सके। खैर,
सिंगल स्क्रीन सिनेमा, वही दौर था, दौर की बात थी। हम भाई मिस तो करते हैं सभी लोग, क्योंकि वो थर्ड क्लास था, लाइन में लगना, वो जिया हुआ समय, सिनेमा देखना भी उत्साह हुआ करता था। याद आता है रिश्तेदार जब आया करते थे, अगर सिनेमा हॉल घर के पास हो तो पहले वो घर आते थे, साइकिल या अपनी जो भी गाड़ियां हो वो रखा करते थे, घर आकर पहले चाय नाश्ता करते थे, उसके बाद सिनेमा देखने जाते थे, फिर वापस आते थे, अपना वाहन लेकर जाते थे। वैसा जुड़ाव बना रहता था। लेकिन बाजार के साथ साथ जो है वो चीजें नहीं बची। तो बस यही है, ये शेयर करने का मतलब यही था, एक दौर जो है हम फिर से जी लें, याद करने चीजों को, आनंद लें। बाकी सिनेमा का क्या है, तो जनता की विशेष फरमाइश पर जयंती ने एक बार आपके सामने फिर ऋषि कपूर, रंजीता, 4 खेलों में लैला मंजू, लैला मंजू दोस्तों देखना ना भूले, लैला मंजू हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लैला मंजू रोजाना 4 खेलों में आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। ये उन दिनों की बात है। तो उन दिनों की बात जिसका मजा हमने लिया, जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था। जी हाँ, और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने, और उसका शीर्षक था ये उन दिनों की बात है। इसी के साथ समय हो रहा है आज के विविधा कार्यक्रम के पूरा होने का। उम्मीद है आज का विविधा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं विविध भारती की फेसबुक पेज पर देना नहीं भूलें। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी को नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।